9.2 का पहला सवाल है y बराबर e की x प्लस 1 और बराबर में लिखा है y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0। देखो, जिस समीकरण में अवकलन होता है वो अवकल समीकरण होती है। ये अवकल समीकरण है और ये इसका हल माना जाता है। आपको पता है, जब हम किसी समीकरण को हल करते हैं, मान लो ये समीकरण है y प्लस 5 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 5, ये y बराबर में लाना एक हल होता है। तो इसी तरीके से y बराबर e की x प्लस 1 है, ये हल है। सीधी सी बात है, दो समीकरण मिलेगी, जिसमें अवकलन किया है वो अवकल समीकरण है, बाकी उसका हल है। अब हमें यह साबित करना है कि ये जो हल है वो इसी अवकल समीकरण का है। तो कहने का मतलब है यहां 2 बार अवकलन है, 1 बार अवकलन, इसमें करके देख लेंगे। अगर यही समीकरण आ गई तो ये हल इसी का है। ठीक है, तो हम इसका अवकलन करते हैं। y का अवकलन होगा y डैश, ये आ गया e की x, उसमें 2 बार अवकलन है, 2 बार करो। y डबल डैश का मतलब 2 बार अवकलन, तो 1 बार और करेंगे तो e की x ही आएगा। ये दोनों मान इसमें लेफ्ट साइड में रख दो, e की x माइनस e की x बराबर क्या आ गया 0। ये तो राइट हैंड साइड आ गई, इसका मतलब ये हल इसी का है। ये समीकरण प्रूव हो गई, लेफ्ट साइड में मान रखा, राइट साइड आ गई। तो इसी तरीके से ये छोटे छोटे सवाल हैं, कर लेते हैं। जैसे 3 नंबर सवाल है, 3 नंबर सवाल है y बराबर में cos x प्लस c और समीकरण लिखिए y डैश प्लस साइन x बराबर 0। कितनी बार अवकलन है? तो 1 बार अवकलन करेंगे। y का अवकलन y डैश cos का माइनस साइन x और c का ये माइनस साइन x इधर ले आओ, तो y डैश प्लस साइन x बराबर 0। अब ये देखो, ये समीकरण आ गई। तो ये अवकल समीकरण है इसकी और ये हल है इस अवकल समीकरण का। ये साबित हो गया। बस ऐसे छोटे छोटे सवाल अपने को करने हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4 देखिए। 4 नंबर सवाल है y बराबर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट और उत्तर लेके आना है y डैश बराबर में एक्स वाई बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लेके आना है। ठीक है, कितनी बार अवकलन है इसमें? तो इसी से अंदाजा होगा। तो 1 बार अवकलन कर देते हैं y डैश, ये आएगा तो 1 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा। सिंपल सिंपल सवाल है। पहले रूट का होता है, क्या होता है? 2 रूट x होता है, x की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2 से 2 कट गया। अपने पास है y डैश बराबर x बटे में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपके आंसर में चेक करो, आंसर के अंदर यहाँ पे y और है ना y। तो एक काम करो, फिर अपने y का ऊपर नीचे गुणा कर दो, यहाँ y कर दो, यहाँ y कर दो। आंसर से पता चल रहा है ऊपर y और है, तो यहां भी y का गुणा कर दिया। अब ऊपर वाला y तो आंसर है पर ये वाला नहीं है, तो इसका मान रख दो, y का मान रख दिया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पढ़ा ही है, दोनों का रूट कट गया, इसका रूट हट गया, बस यही आंसर है आपका। इस तरीके से करना है। ठीक है, y बराबर में x साइन x और आंसर लेके आना है एक्स वाई डैश y प्लस में x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये एक ही बार अवकलन है, तो 1 बार अवकलन कर देते हैं। y का अवकलन y डैश इधर फर्स्ट इंटू सेकंड से होगा क्योंकि 2 फलन है, तो x फिक्स कर दिया, साइन x का हो गया cos x प्लस में अब की बार साइन x फिक्स कर दिया और x का क्या हो जाएगा 1। अब हमारा आंसर कहीं भी मैच नहीं हो रहा। अब इस आंसर को अगर ध्यान से देखें तो इसमें 2 बातें दिख रही है। एक तो यहाँ x का गुण है, दूसरी बात कहीं भी साइन कोस नहीं है, तो इन्हें दोनों काम करने पड़ेंगे। पहले एक काम करते हैं, x का मल्टीप्लाई करते हैं। x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया एक्स वाई डैश और यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर कोस x और यहाँ बनेगा x साइन x। अब सवाल में साइन कोस भी नहीं है, इनको हटाना शुरू करते हैं। x साइन x का मान है हमारे पास, क्या है? तो इसकी जगह y लिख दो, x y डैश, इसकी जगह मैं y पहले लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इस उत्तर में y पहले है।
तो एक्स स्क्वायर कोस एक्स। अब इसको भी हटाना है, तो एक काम करते हैं अपने, यहां से साइन एक्स का मान निकालते हैं। क्या आएगा? साइन एक्स का मान आएगा वाई बटा एक्स। आपको रखना है कोस एक्स का मान। तो आपको पता है कोस एक्स इक्वल टू क्या होता है? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है ना ये। तो रख दो रूट का रूट 1 का 1, साइन एक्स का मान वाई बटा एक्स, तो वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर यहां रख दो कोस एक्स का मान। तो वाई प्लस एक्स स्क्वायर, कोस एक्स का मान है 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। वाई प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लो, क्या आएगा? बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये रूट इस पे अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? एक्स बनेगा। एक्स एक्स की घात काट देगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से करना। ये सवाल नंबर 8, y माइनस कोस वाई बराबर एक्स, ये आंसर लेके आना। इसमें भी एक ही बार अवकलन है, तो एक ही बार अवकलन करेंगे। तो y का अवकलन हो गया y डैश माइनस कोस y का अवकलन होता है माइनस में साइन y, और y का फिर अवकलन होगा y डैश x का 1 हो जाएगा। अब उस सवाल के आंसर को मिलाना है। आंसर मिलाना है तो एक बार ये y डैश बार ले रहा हूं मैं, y डैश बार गया, बचा 1 प्लस में साइन y बराबर 1। अब आप राइट साइड में देखो 1 नहीं है, y है, तो एक काम करो y का मल्टीप्लाई कर दो। तो y डैश तो अपना आंसर में है, यहां y का मल्टीप्लाई कर देते हैं, y प्लस में y साइन y और बराबर में y साइन y आंसर में, इसको मत छेड़ो, ये y नहीं आंसर में, इस y का मान रख दो x प्लस कोस y, आपका उत्तर आ गया। तो y डैश इस y का मान यहां से x प्लस में कोस y और y साइन y बराबर y, यही आंसर है, बस इतना सही है। 9.3 का पहला सवाल, dy dx बराबर है 1 माइनस कोस एक्स और बटे में है 1 प्लस कोस एक्स। ये अवकल समीकरण है या हल है उसका? बताओ, ये अवकल समीकरण है या उसका हल है? ये तो अवकलन किया हुआ है, तो ये तो अवकल समीकरण है, हमें इसका हल बताना है। ये कह रहे इसका व्यापक हल बताओ। तो व्यापक हल बताने का मतलब है हमें ये अवकलन हटाना है। हमने 9.2 में क्या किया था? आपको एक हल मिलता था और एक अवकल समीकरण मिलती थी। सोचो जो हल था उसमें अवकलन होता है क्या? 9.2 का पहला सवाल देख लो, अवकल समीकरण में अवकलन होता है, लेकिन जो हल होता है उसमें क्या होता है? वो तो सीधी समीकरण होती है, y बराबर साइन एक्स या y प्लस साइन y बराबर 1, ऐसे होता है। यानी जो इसका हल होगा उसमें अवकलन नहीं होगा। तो हमारा मूल मकसद है ये अवकलन हटाना है। क्या हटाना है? हल करने का मतलब है ये अवकलन हटाओ, हल में अवकलन नहीं होता है। तो अवकलन हटाने की उल्टी प्रक्रिया क्या है? समाकलन। तो हमें इसका समाकलन करना होगा, और समाकलन में हमने पढ़ा है समाकलन तब होता है जब सारे पद या तो y के और या सारे x के हो। ऐसे थोड़ी होता है x आ गया और फिर आगे साइन y आ गया, उसका समाकलन हमने नहीं सीखा अभी तक। होता तो है लेकिन हमने अभी तक नहीं सीखा है। तो इसका मतलब ये हो गया समाकलन अगर करना है तो चर अलग अलग करने पड़ेंगे, y वाले अलग करने पड़ेंगे, x वाले अलग। तो dx को ऊपर भेज दो इधर, तो ये आपका बन गया dy बराबर 1 माइनस में कोस x और बटे में 1 प्लस में कोस x dx। अब देखो y और x अलग अलग है, अब दोनों साइड समाकलन का निशान लगा दो। ये समाकलन हम क्यों कर रहे हैं? ताकि अवकलन हटे। अवकलन क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि इसका हल निकालना है, और हल का मतलब यही होता है y बराबर x बराबर कुछ उत्तर आए। तो एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूं, ये पद पहले समाकलन में आया हुआ है, 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 और 1 प्लस कोस एक्स dx। 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है? और आपको पता है tan स्क्वायर एक्स बटा 2 का समाकलन ऐसे नहीं होता, इसको लिखना पड़ेगा sec स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस 1 dx, और इधर चल रहा है dy। अब समाकलन कर दो, dy का समाकलन y, sec स्क्वायर एक्स बटा 2 का समाकलन क्या होगा? tan x बटा 2 और बटा 1 बटा 2 माइनस 1 का x प्लस c। ये आपका आंसर है, ये हल है इस समीकरण का, इस रेखिका अवकल समीकरण का ये हल है।
ऐसे ही एक और सवाल है, वो देख लीजिए 2 नंबर सवाल है। dy dx प्लस बराबर में है रूट के अंदर 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये बताओ चर कैसे अलग अलग करें। एक बात ध्यान रखना, dy इधर भेजोगे तो dy बटे में आ जाएगा। आपने कभी समाकलन dy बटे में देखा है? हमेशा dy dx कहाँ होते हैं? ऊपर अंश में होते हैं। तो dx इधर भेजो तो ये आपका बन गया dy बराबर में 4 माइनस वाई स्क्वायर dx। लेकिन x के पास में y नहीं हो सकता, इसलिए ये भाग में भेज दो इधर। तो ये बन गया dy बटे में रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर dx। अब दोनों साइड समाकलन, y वाले पद अलग x वाले अलग, ऐसे करना है। और समाकलन बेहद आसान होंगे, जो आप पीछे करके आए उससे तो आसान ही होंगे। इसका क्या समाकलन होता है? साइन इनवर्स y बटा 2 dx का x प्लस c, ये आंसर है। इस तरीके से करना, ठीक है। 10 नंबर सवाल ये है, e की x tan y dx प्लस 1 माइनस e की x sec स्क्वायर y dy बराबर 0। ऐसे सवाल आप 2 कर चुके हो। जब बीच में प्लस आ जाता है तो क्या करना पड़ता है? राइट साइड में ले जाना पड़ता है। तो ये प्लस वाला पद किसका हो जाएगा? माइनस का। अब ये हमेशा ध्यान रखना, dx dy अंश में ही रहेगा, इनको आप बटे में लाने की कोशिश ही मत करना। बाकी काम क्या करना है? x के सारे एक तरफ कर दो, y के सारे एक तरफ। तो dx के पास में केवल x का रहेगा, ये नहीं रहेगा। तो ये इधर ले आओ tan y, और y के पास में ये नहीं रहेगा तो ये भाग में ले आओ 1 माइनस e की x। तो मैं पद दोबारा लिख रहा हूं, आपका पद बना है e की x बटा 1 माइनस e की x dx, और इधर बना है आपका sec स्क्वायर y dy बटा tan y। ये कैसे होगा बोलो? tan y को t मान गए तो इसका समाकलन तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ये कैसे करोगे? 1 माइनस e की x को t मान लो और इधर tan y को u मान लो। एक ही सवाल में t सेम चीजों को नहीं, अलग अलग चीजों को नहीं मान सकते। इसका अवकलन क्या होगा? माइनस e की x dx बराबर dt। माइनस नहीं है, इसको दे दो, ये बन गया। तो ये तो आपका बन गया dt बटा t माइनस में। ऐसे ही इसको u मानोगे तो ये क्या बनेगा? du बनेगा। तो ये du बटा u समाकलन हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस log t log u, नियतांक log c भी लिख सकते हो। उसके बाद माइनस का माइनस log t किसको माना था? 1 माइनस e की x को। log u किसको माना? tan y को। प्लस log c, log x प्लस log y लगा सकते हो, फिर log से log कैंसिल हो जाएगा, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या बनेगा? dx का इधर गुणा कर दिया, dx के पास में x वाला पद आएगा तो x बटा x स्क्वायर माइनस 1, सॉरी x और x स्क्वायर माइनस 1 बटे में आएंगे। इनको लिख दो आप x प्लस 1 और x माइनस 1, दोनों तरफ समाकलन। अब ये समाकलन आपको आता है कि नहीं आता? कैसे करोगे? तो एक बार मैं इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ के दोबारा बता देता हूं। हालांकि आप ताजा ही अभी टेस्ट दे के आए हो तो आपको आना चाहिए ये। तो a बटा क्या लिखोगे? x, b बटा x प्लस 1, c बटा x माइनस 1। ये आंशिक भिन्नों में तोड़ के होगा सवाल, ठीक है। तो इधर एलसीएम क्या आएगा बोलो? x, x प्लस 1, x माइनस 1। a का गुणा x कट गया, किससे होगा? गुणा होगा x प्लस 1, x माइनस 1। तो मैंने x स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया। b का गुणा किससे होगा? x प्लस 1 कट गया, इससे और इससे होगा तो ये गुणा करके ही लिख दो। क्या लिखें? x स्क्वायर माइनस 1, लाइन बचेगी, x माइनस 1 कट गया, x स्क्वायर प्लस x, और इधर 1 बटा चल रहा है, एलसीएम से एलसीएम कट गया। मैं गुणांकों की तुलना कर रहा हूं, इधर गुणांक x स्क्वायर का कितना है? 0। इधर x स्क्वायर का गुणांक a प्लस b प्लस c। इधर x का गुणांक 0, इधर x वाला पद यहां नहीं है, यहां है। इसका गुणा इससे होगा तो x का गुणांक क्या बनेगा? x के गुणा में क्या आएगा? माइनस b आएगा, तो माइनस b। इधर x के गुणा में क्या आएगा? c x है तो x का गुणांक क्या हो गया? c।
अचर पद इधर एक है, इधर अचर पद यहां आएगा -a, इधर अचर पद है ही नहीं, तो a का मान हो गया -1, a का मान -1 इसमें करो तो यहां से b + c बराबर 1 और -b + c बराबर 0, दोनों जोड़ दो, c का मान 1 आ गया, c का मान 1 कर दो तो b का भी 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब a का मान -1 है। क्या हुआ, गलत हो गया? सॉरी, c और c जोड़ेंगे 2c होगा, तो c का मान होगा 1/2, तो c का 1/2 होगा तो b का भी कितना होगा 1/2, और a का -1 हो गया, a का -1, b का 1/2 और c का 1/2। तो आपका पद ये ऐसे बन गया। अब -1/x 1/2 बटे में x + 1 और 1/2 x - 1 dx। अब मैं समाकलन कर रहा हूं, dy का समाकलन हो गया y -1/x का -log x प्लस 1/2 log x + 1 प्लस 1/2 log x - 1 और प्लस में log c लिख दो। log c इसलिए कह रहा हूं, सारा मैट्रिक्स लगभग log में ही है। ये 1/2 इसमें कॉमन ले लो, log x प्लस log y लगाओ, माइनस log x प्लस 1/2 log x y लगाएंगे तो क्या होगा x² - 1। कैसे हो गया x² - 1? x + 1 x - 1 का गुणा x² - 1 प्लस में log c 1/2 इसके ऊपर टांग दो या रूट लगा दो, एक ही बात है। अब log x प्लस log y माइनस log z क्या बनेगा log x y, इसका और इसका तो गुणा होगा, c गुणा में रूट के अंदर x² - 1 और बटे में आएगा x, ये माइनस वाला बटे में लग गया और इधर चल रहा है y। log जब हटता है तो क्या लगता है e लगता है, या एक काम करो log पड़े रहने दो एक बार। ये तो है व्यापक हल, हमें निकालना है विशिष्ट हल, तो ये मान रखना पड़ेगा x का 2 y का 0। उत्तर तो यही है पर अब ये मान रखना पड़ेगा x का 2 y का 1, सॉरी y का 0, तो y का 0 log c, x की जगह 2 करना है तो 2 करना है, 2 का स्क्वायर 4 - 1 3 2 करना है, ठीक है। तो c का मान यहां से कितना आएगा, log हटेगा e की पावर 0 1 हो गया, 1 बराबर c √3/2, c का मान आ गया 2√3, ये c का मान यहां लिख दो 2√3, यही उत्तर है आपका। इस तरीके से आवाज ना करें। 13 नंबर सवाल है cos dy dx बराबर a और ये कह रहा है y बराबर 1 है x बराबर 0 है, तो व्यापक हल बताओ। आसान सा सवाल है, एक काम करते हैं, समाकलन तो करना ही करना है, तो फिर x तो अलग करना पड़ेगा, x अलग cos के बिना होगा नहीं, cos इधर भेज दो, तो dy/dx इक्वल टू क्या हुआ cos इनवर्स a, cos इधर जाएगा इनवर्स बन जाएगा, dx का मल्टीप्लाई कर दो तो dy बराबर हो गया cos इनवर्स a गुणा dx, दोनों साइड समाकलन कर दो, cos इनवर्स a का कुछ नहीं होगा, अचर पद है, इसका कुछ नहीं होगा, dy का समाकलन y बराबर में cos इनवर्स a dx का x प्लस c, ये आपका व्यापक हल है। जब तक c रहेगा व्यापक हल कहलाएगा। और व्यापक हल में अचर कितने होते हैं सुनो, ये एक कोटि का अवकलन है तो एक ही अचर आएगा। अगर ये 2 कोटि का अवकलन होता तो हमें एक बार और समाकलन करना पड़ता ना भाई, 2 बार अवकलन होता तो समाकलन कितनी बार करना पड़ता, 2 बार करना पड़ता, तो 2 अचर आते। आपके 9.2 में एक आखिरी सवाल है, 2 देखो निकाल के, उसमें लिखा है 3 कोटि वाले अवकल समीकरण के हल में, व्यापक हल में अचरों की संख्या कितनी होती है क्या ये सवाल? कितनी कोटि का सवाल दिया है वो? तो 3 कोटि वाले में कितने व्यापक हल में अचर होंगे? 3 कोटि का तो 3 बार समाकलन करना पड़ेगा, 3 अचर आएंगे, कितने आएंगे? लेकिन विशिष्ट हल में अचर कितने होंगे? 0। विशिष्ट हल में अचर होता ही नहीं है, सी का मान आ जाता है। अगला ही सवाल है इसका, अगला सवाल है 2 कोटि वाले अवकल समीकरण के अंदर विशिष्ट हल के अंदर अचरों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। विशिष्ट हल में अचर बचेगा ही नहीं,
ये सी का मान आ जाएगा। तो विशिष्ट हल में अचर 0 होते हैं और व्यापक हल में जितनी कोटि का है उतने अचर होते हैं, समझ गए। तो फिलहाल ये मान रखो y का मान 1, x का मान 0, तो y का मान 1 cos इनवर्स a, x का मान 0 प्लस c, तो c का मान 1 आ गया, c का मान यहाँ 1 कर दें, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 17 क्या जरा देखिए। सवाल की लैंग्वेज लंबी सारी है लेकिन सवाल बहुत छोटा सा है। सवाल क्या, बिंदु 0-2 से गुजरने वाले, तो इसका मतलब है हमें x का मान 0 करना है, y का मान -2 करना है। इसका तो मतलब इतना सही है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करो जिसके किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये चैप्टर हटा दिया, पहले छठे चैप्टर में था किसी भी बिंदु पे स्पर्श रेखा की प्रवणता dy dx होती है। dy dx का एक अर्थ प्रवणता भी होता है। वैसे dy dx के अर्थ कई होते हैं। पहला अर्थ होता है y का x के सापेक्ष अवकलन, दूसरा अर्थ होता है y में x के सापेक्ष परिवर्तन, तीसरा अर्थ होता है y का प्रवणता। किसकी प्रवणता? स्पर्श रेखा की प्रवणता। जो भी वक्र दिया होता है उसके जो स्पर्श रेखा बनती है उसकी प्रवणता कहलाती है dy dx। तो इस सवाल में प्रवणता से मतलब dy dx है। ठीक है, तो ये कह रहा है प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणा। बिंदु कौन सा था? एक्स वाई, और एक्स वाई का y निर्देशांक क्या है? y है, इसका गुणा। तो हमें इसको y से गुणा करना है, ये गुणा उसके x निर्देशांक के बराबर है, x के बराबर है। इतना सा सवाल, बस ये ध्यान रखना। प्रवणता का मतलब है dy dx, तो प्रवणता dy dx और उसका y निर्देशांक y हो गया, इन दोनों का गुणा उसके x निर्देशांक के बराबर। इतना छोटा सा सवाल है। आगे कैसे करना है आप भली भांति जानते हो। y dy dx का गुणा कर दो x dx, दोनों साइड समाकलन कर दो। y का समाकलन y स्क्वायर बटा 2, x का x स्क्वायर बटा 2 और प्लस c। आपको बस ये मान रखना है y का x का 0, y का -2 कर लोगे, c का मान आ जाएगा, वो आपका उत्तर है। आगे सवाल नंबर 18 देखिए, सेम ऐसा ही है। एक वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो x y पे प्रवणता कितनी होगी? dy dx, तो प्रवणता हो गई dy बटा dx। ये प्रवणता स्पर्श बिंदु कौन सा है? एक्स वाई पर स्पर्श रेखा बना रहा है ना। ये सवाल में क्या लिखा है? स्पर्श रेखा कहां बन रही है? एक्स वाई पर, तो स्पर्श बिंदु कौन सा हो गया? एक्स वाई तो हो गया। मान लो ये कोई वक्र है, वक्र के यहां हमने स्पर्श रेखा बनाई है, तो स्पर्श बिंदु तो यही हो गया, और इस बिंदु पे प्रवणता dy dx है। ये प्रवणता है, ये प्रवणता ये क्या करे? स्पर्श बिंदु एक्स वाई और दूसरा बिंदु है -4 -3, इनको मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है। ये जो प्रवणता है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है उसकी प्रवणता की दुगनी है। एक तो प्रवणता का अर्थ होता है dy dx, और जब दो बिंदु दे दें तो प्रवणता कैसे निकलती है पता है आपको? जब दो बिंदु दे दें तो प्रवणता 11वीं क्लास में आती है। प्रवणता क्या होती है थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। जब भी कोई रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से कोण बनाती है तो उसके आप tan लगा दो, ये tan थीटा प्रवणता m कहलाती है। कोई भी रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो एंगल बनाती है धनात्मक दिशा से, उसके tan लगा दो, वो प्रवणता कहलाती है। कई बार प्रवणता दो बिंदु दिए होते हैं तब भी निकालनी पड़ती है। जैसे मान लो ये बिंदु है x2 y2 और एक बिंदु दे दिया x1 y1। अब प्रवणता कैसे निकलेगी? y2 - y1 बटा x2 - x1। याद आया थोड़ा? तो अब आपके पास दो बिंदु है, तो प्रवणता कैसे निकालोगे? y2 - y1 -3 - y और x2 - x1। ये कह रहा है ये जो प्रवणता है
एक्स वाई पर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो प्रवणता बनती है उसकी दुगुनी है। ये पहले से ही दुगुनी है तो इसको किसका गुणा कर दो, 2 का, ताकि दोनों क्या हो जाए, बराबर। थोड़ा सही करते हैं इसको, डिवाइड dx बराबर में 2 माइनस कॉमन ले लो, ये बना 3 प्लस वाई, ये बना 4 प्लस एक्स। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में आ गया? ये यहाँ प्रवणता 2 शब्द आए हैं प्रवणता के लिए। एक तो एक्स वाई पे प्रवणता, वो होती है dy dx। फिर कहा स्पर्श बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है उसकी प्रवणता, वो मैंने निकाली y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये आ गई। इस प्रवणता की ये वाली दुगुनी है, 2 का गुणा कर दिया। आगे सवाल आसान है, आगे कैसे करेंगे? y और x वाले पद अलग अलग करेंगे और फिर समाकलन करेंगे, वही तरीका। तो क्या करना है बोलो, dx इधर भेज दो, 3 प्लस वाई इधर ले आओ, तो dy के बटे में 3 प्लस वाई 2 पड़ा है, dx का तिरछा गुणा कर दिया, बटे में 4 प्लस एक्स है। समाकलन कर दो, 3 प्लस वाई का समाकलन log 3 प्लस वाई, 2 का 2, ये हो गया log 4 प्लस एक्स, प्लस में log c लगा दो, 2 घात ऊपर टांग दो, क्या बना ये, log c गुणा 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इधर log में 3 प्लस वाई है, log से log काट दो, तो 3 प्लस वाई बराबर c इंटू 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, आपका उत्तर आ गया। सवाल में शायद कुछ और भी दिया, आगे पढ़ के देखो। इसने कहा यह वक्र -2 से गुजरता है, तो क्या करें, तो -2 से गुजरता है तो x का मान -2 करो, y का 1 करो, तो y का 1 करेंगे, इस साइड हो गया 4 c, x का 2 करेंगे, 4 4 8 हो गया ना, 8 का स्क्वायर 64, तो c का मान 64 बटे 4 16, तो c का मान यहाँ 16 कर दो, यही आपका उत्तर है? एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन, सवाल नंबर 19। गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है, हवा भरकर फुलाएंगे तो आयतन तो बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। स्थिर गति से बदल रहा है, स्थिर गति से बदलने का मतलब स्थिर भी है और बदल भी रहा है। इसका मतलब ये होता है अगर गुब्बारे के अंदर 1 सेकंड में आपने 10 ml हवा डाली है तो अगले 1 सेकंड में भी 10 ml हवा जाएगी, तो बदल तो रहा है ना, 10 से बाद में 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, लेकिन स्थिर गति से है। ऐसे नहीं है कि पहले सेकंड आपने जब फूंक मारी तो 10 ml हवा गुब्बारे में डाल दी और अगली सेकंड में थोड़ा जोर लगा दिया, 20 ml डाल दी, ऐसा नहीं है, स्थिर गति से बदल रहा है। 10 ml हर सेकंड डाल रहे हो तो हर सेकंड 10 ml हवा ही जाएगी उसके अंदर, ये इसका मतलब है। तो यानी यहाँ आयतन में परिवर्तन हो रहा है। आगे देखो, आरंभ में गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है, 3 सेकंड बाद इतनी, सीधी सी बात है, परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष। समय के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन को क्या लिखते हैं, dv बटा dt। dy dx का अर्थ होता है y में x के सापेक्ष परिवर्तन, तो यहाँ आयतन में समय के सापेक्ष हो रहा है। पता चला कि आपको आयतन में समय के सापेक्ष कैसे हो रहा है, इसने लिखा है ना आयतन में परिवर्तन है, समय का कैसे पता चला, आगे सवाल में सेकंड का जिक्र हुआ है। तो dv dt का मान ये करे स्थिर गति से बदल रहा है, तो ये परिवर्तन के लिखोगे, ये हमने मानना है, ये परिवर्तन हमने मानना है। अब dv dt बराबर में k आ गया, आपको समाकलन करना है, dt इधर भेज दो, तो dv बराबर में आ गया k dt, दोनों साइड समाकलन कर दो। dv का समाकलन v होता है, k का k, dt का t होता है प्लस c। v का मान लिखो, v का मान गोले के लिए, गुब्बारा गोलाकार है तो v का मान होगा 4/3 पाई r क्यूब बराबर kt प्लस c। ये समीकरण नंबर 1। वैसे तो ये आपका उत्तर है, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ रखना बाकी है। आरंभ में गुब्बारे की त्रिज्या 3, आरंभ में t बराबर कितना होता है, पहली कंडीशन फिजिक्स में पढ़ा आपने, t बराबर कितना होता है 0। गुब्बारे की त्रिज्या 3, r का मान 3 है, पहले ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो t का मान 0 करना है, r का मान 3, r का मान 3 यहां करेंगे तो 4/3 पाई r का मान 3 पावर 3, t का मान 0, तो यहां बचेगा c, t 0 कर दिया, 0 हो गया ये, तो कितना हो गया, 3 की पावर 1 तो कट जाएगी, 9 9 चौका 36 पाई,
तो C का मान आपका आ चुका है 36 पाई। तो यही समीकरण मैं दोबारा लिख रहा हूं, ये है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर में के टी, सी का मान है 36 पाई। अब दूसरी कंडीशन, हमारा उत्तर ये से अब ये तैयार हो गया। दूसरी कंडीशन है 3 सेकंड बाद, तो जब टी का मान 3 है तब आर का मान ये कह रहा 6, त्रिज्या 6। अब टी का मान 3 और आर का मान 6 करते हैं, तो कर देते हैं। गलती हो जाए तो बता देना, दोबारा नहीं करूंगा। आर का मान 6 करना है, टी का मान 3 करना है, तो 3 के प्लस में 36 पाई कितना हो गया? 4 पाई 6 की पावर 3 कितना होता है? 216 क्या? और बटे में 3 बराबर में 3 के प्लस 36 पाई। 3 यहां से कॉमन ले लो, के प्लस में 12 पाई, 3 का इधर गुणा कर दो तो 4 पाई 216, 3 का इधर गुणा 9 बराबर में बचा है के प्लस में 12 पाई। 9 का भाग कर दो, 9 का भाग करोगे 9 दुए 18, कितने बच गए? 3 36, 9 चौका 36, 24 चौके 96 पाई बराबर में के प्लस 12 पाई। तो 96 में से 12 गए 84 पाई, के का मान 84 पाई आ गया। अब इसमें रख दो, आपका उत्तर क्या बनता है देखते हैं। उत्तर यही था ना अपना, 4/3 पाई आर क्यूब, के का मान 84 पाई, टी प्लस में 36 पाई। ये बीच में प्लस है भाई, भाग लग रहा है किसी का? इसमें 4 का लग रहा है, 4 का भाग लगाओ पहले पूरी समीकरण में। 1/3 पाई आर क्यूब, 4 का भाग 21 पाई टी और 4 का भाग 9 पाई। लास्ट कंडीशन क्या? अब ये उत्तर तैयार हो गया। चाहो तो 3 का गुणा, पाई कट रहा है क्या? ये लो पाई काट दो, 21 ही उड़ा दिया पाई। 3 का मल्टीप्लाई करो तो आर क्यूब बराबर 3 का 21 दिया 63 टी प्लस में 27। लास्ट कंडीशन क्या है वो अप्लाई करो। लास्ट कंडीशन है टी सेकंड बाद गुब्बारे की त्रिज्या, सेकंड टी रखना है, गुब्बारे की त्रिज्या आर बतानी है, तो ये रही आर क्यूब है, आप आर कर दो। आर करोगे इधर 3 घात लग जाएगी, तो 63 टी प्लस में 27 के पावर 1/3। आप चाहो तो इसमें से 27 कॉमन आ जाएगा क्या? तो नहीं है, तो बस यही छोड़ दो, उत्तर है अपना फाइनल। ठीक है, क्या लिखा है 20 नंबर सवाल में, जरा ध्यान से पीछे। किसी बैंक के मूलधन में, तो मूलधन मान लेते हैं P है, मूलधन P मान लिया। ये कह रहे P में मूलधन में R% की वृद्धि होती है। R% वृद्धि का मतलब हो गया P का R%, इतनी वृद्धि हो जाती है। और ये मूलधन में परिवर्तन होता है। मूलधन P है ना, P में कितना परिवर्तन हो गया? R%। और ये परिवर्तन इसने आगे लिखा है समय के सापेक्ष, आगे लिखा है 100 रुपए 10 वर्षों में दुगुने हो जाते हैं, समय के सापेक्ष है। तो मूलधन में परिवर्तन, मूलधन में परिवर्तन को डीपी बोलेंगे और समय के सापेक्ष है, इसलिए बटे में dt लगाएंगे। आप वैसे समझो इसको, dy/dx, y में x के सापेक्ष परिवर्तन। इस सवाल में परिवर्तन किस चीज में हो रहा था? मूलधन में, तो dp हो गया मूलधन में परिवर्तन। किसके सापेक्ष हो रहा था? इसलिए dt लिख दिया। कितना हो रहा था? R%। अब मैं ये कह दूं आपको मेरे पास 1000 रुपए हैं, 5% से परिवर्तन हो गया, बताओ कितना परिवर्तन हुआ? क्या करोगे? 1000 का 5% निकालोगे। मैं कह दूं मेरे पास 1000 रुपए थे, मैंने शेयर मार्केट में लगाए, कल 5% बढ़ गए, तो कितने हो गए? तो 1000 का 5% कितने बढ़े? तो 1000 का 5% निकालना पड़ेगा। तो R% की वृद्धि हुई तो P का R% निकालना पड़ेगा। ये मूल लाइन है सवाल की। ये समझ में आ गई क्या? ना ही तो रट लो, और तो क्या बताऊं। तो dp/dt, P का R%, PR/100, ठीक है। dt का इधर गुणा कर दो और P dp के पास आएगा, तो ये बन गया dp/P R/100 dt। दोनों साइड कर दो समाकलन,
समाकलन देख लो, dt का है तो t होता तो उसका होता, r का नहीं होगा। dp बटा p बन गया आपका log p, r बटा 100 है, dt का बन गया t प्लस में c। ये आपका आंसर है। अब जो कंडीशन दी है वो लगानी है। ये कह रहा है 100 रुपए 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं। सवाल की लाइन देखो, बहुत ही गंभीर लाइन है। 100 रुपए 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं। तो मुझे ये बताओ, स्टार्टिंग में जब t का मान 0 है तब p कितना है? मूलधन। 100 रुपए 10 साल बाद दुगने होते हैं, तो पहले तो 100 ही है। तो जब t का मान 0 है तो p का मान कितना है? ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है t का मान 10 साल हो गए, अब p का मान कितना हो जाएगा? 200। ये दोनों अप्लाई करनी है। एक ही लाइन में बोल दिया इसने, मूलधन 100 रुपए 10 सालों में दुगने होते हैं। तो स्टार्टिंग में जब t का मान 0 है, जब साल शुरू ही नहीं हुआ तब p का मान 100 है, 10 साल बीत गए, दुगने हो गए। पहले ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, पहली वाली। तो log p का मान 100, t का मान 0 प्लस c, तो c का मान log 100 आ गया, सॉरी c का मान आ गया log 100। 100 को लिख दो 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर या एक बार log 100 ही लिख दो, चलो एक ही बात। हालांकि इतना आएगा, 2 घात आगे आ जाएगी, और log 10 का मान कितना होता है? 1, तो c का मान 2 आ जाएगा। या आप c का मान log 100 भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहां दोबारा लिख रहा हूं यही समीकरण। log p बराबर में RT बटा 100, c का मान आया है log 100, या 2 लिख देना, एक ही बात है। c का मान log 100 आया है, ये रहा। दूसरी कंडीशन अप्लाई करो, ये दूसरी वाली अप्लाई कर रहा हूं। log p का मान है 200, RT का मान है 10 बटा 100, t का मान 10 है इसमें, ये रहा, और प्लस में log 100। ये log 100 इधर लाके घटा दो, तो ये बना log 200 माइनस log 100 बराबर में r बटा 10। बात समझ में आई? log 200 माइनस log 100 क्या होगा बोलो? log 100 मत कर देना, 200 बटा 100 होगा, log x माइनस log y होगा, बराबर में है r बटा 10। 0 से 0 कट गए, बचा log 2 बराबर में r बटा 10। log 2 का मान दिया 0.3010, कितना होता है? 6931। log 2 का मान है 6931, और बटा 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो r बराबर आ गया 6.931%। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है।